दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं भाई साहब, उसी के क्रम में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने का काम करेगी। भैया परसेंटेज चमका देगी, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। ठीक है, आज की इस क्लास में हम यूनिट 3 को संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। कहीं भी मॉडल सीरीज से आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी भाई साहब। बहुत तगड़े एमसीक्यू के साथ, बेहतरीन क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, जिस विश्वास के साथ आप हमारी ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। भैया डिगने नहीं देंगे विश्वास को, है ना। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन को जिंदा करने की क्षमता। साहब एक एक चीज आपके माइंड में फिट करके मानूंगा, आप समझने की कोशिश भी ना करना, तब भी आपके माइंड में फिट कर देंगे। चलेंगे तो आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बात करेंगे पहले एमसीक्यू की, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्या अर्थ होता है। सुनिएगा, 1 से 2 पॉइंट में पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यानी कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके अकाउंट्स। ठीक है, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, जैसे भैया क्वालिटी डिपार्टमेंट हुआ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हुआ, असेंबली डिपार्टमेंट हुआ। ठीक है, अब इनके जो अकाउंट हैं, इनके जो खाते हैं, उनको कहेंगे भैया कि ये डिपार्टमेंटल अकाउंट हो गए। अब ये बनाए क्यों जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया अलग अलग जो डिपार्टमेंट है ना, इन सब के बारे में, इन सब की परफॉर्मेंस पता चल जाए और पता चल जाए कि भैया कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है और कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में है। तो सिंपल सी एक लाइन में इस चीज को क्लियर करते हैं कि जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके जो अलग अलग खाते हैं उनको कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलेंगे तो बात करेंगे राइट आंसर की। अलग अलग विभागों का जो लेखा जोखा होता है उनको कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया, हमें पता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अब 3 से 4 लाइन में पूरा हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो पाए एग्जाम में। सुनिएगा, देखिए बड़े व्यापार में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको कहते हैं भैया डिपार्टमेंटल अकाउंट। सिंपल सी बात है। अच्छा, हर डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट जानने के लिए, है ना, अलग प्रॉफिट अलग लॉस जानने के लिए, उनकी एफिशिएंसी पता करने के लिए कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कौन सा डिपार्टमेंट सही चल रहा है। ठीक है, तो कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है यहाँ से, तो इसलिए जो है वो अकाउंट बनाए जाते हैं। इससे परफॉर्मेंस कंपेयर करना आसान होता है। सिंपल सी बात है। और एक चीज़ और, जो मैनेजमेंट है उसको सही डिसीजन लेने में यहाँ पे हेल्प भी मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ और क्लियर कर लो। जैसे कपड़ा विभाग है भाई साहब प्रॉफिट में चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक विभाग है वो लॉस में चल रहा है, तो यहाँ सीधा सीधा यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विभाग लॉस में है, तो यहाँ भैया इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें इंप्रूवमेंट के लिए हो सकती हैं तुरंत यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई साहब। उम्मीद करेंगे कि पहले क्वेश्चन को आपने तोड़ के रख दिया होगा, है ना। टाइम हो सकता है लग गया हो, लेकिन एक एक बात आपके माइंड में फिट करना बेहद आवश्यक थी। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की और इसको भी तोड़ते हैं। सुनिएगा, देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होते हैं उनका यही उद्देश्य होता है कि उनसे आसानी से पहचान हो जाए कि भाई अच्छी क्षमता वाला कौन सा डिपार्टमेंट है और खराब क्षमता किसकी है। कहने का मतलब कि कम परफॉर्मेंस कौन सा है, कौन सा विभाग लॉस में जा रहा है, कौन सा प्रॉफिट में जा रहा है। तो सिंपल सा यही इसका उद्देश्य होता है। यानी कि प्रत्येक विभाग का लाभ जानना जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट का उद्देश्य होता है। सिंपल सी बात है। चलेंगे अब यहाँ 2 से 3 लाइन में ये फैक्ट भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सुनिएगा, देखिए हर डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट और लॉसेस जो है यहाँ से पता चलता है। इफिशियंसी और इनएफिशिएंट और इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट की पहचान यहाँ पे हो जाती है कि भैया जो कौन सा डिपार्टमेंट है उसकी कार्य प्रणाली या कार्य क्षमता जो है वो अच्छी है ना। कौन सा डिपार्टमेंट है भैया इनएक्टिव मोड में चल रहा है, उसके जो कर्मचारी हैं वो सो रहे हैं। कहने का मतलब कि भाई जो चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो एक उद्देश्य ये रहता है और साथ में ये रहता है कि प्रॉफिट लॉस पता करने में आसानी रहती है। दूसरा रहेगा कि कंट्रोल और प्लानिंग यहाँ से बेहतर होती है मेरे भाई, और बिजनेस डिसीजन जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। भाई क्यों नहीं बनेंगे, बताओ क्यों नहीं बनेंगे बिजनेस डिसीजन स्ट्रॉन्ग, जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा विभाग लॉस में है, कौन से विभाग को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एग्जाम्पल के साथ समझ लो भैया, जब बात करते हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने की, तो एग्जाम्पल देने से हम पीछे कैसे हट जाएं, बताओ, है ना। भाई कंटेंट में दम रखा जाता है तभी ये जो है दावा किया जाता है। डिपार्टमेंट ए जो है वो 50,000 प्रॉफिट में है और डिपार्टमेंट बी जो है वो अगर 10,000 लॉस में है, तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई डिपार्टमेंट बी जो है इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
ठीक है। और अगर डिपार्टमेंट ए जो है वो 50,000 निकाल रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें कर दो तो हो सकता है 60,000 निकाल दे। सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख देंगे और वीडियो को ईमानदारी के साथ भाई लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के साथ भाई साहब सब कुछ कंप्लीट करते हैं, सब कुछ हम पढ़ाते हैं। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो, ठीक है। सारी यूनिट हम आपकी कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ जो रह गए हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एक क्लास में एक यूनिट हम कंप्लीट कराते हैं भैया। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे एमसीक्यू की। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो एक प्रमुख लाभ है वो क्या है भाई? अगर बात करें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के एक प्रमुख लाभ की तो हम तो इसी को रखेंगे कि भाई जो परफॉर्मेंस है उसकी एनालिसिस हो जाए। सिंपल सी बात है, बताओ है कि नहीं? जो परफॉर्मेंस है उसकी एनालिसिस हो जाए। अगर आप फोकस के साथ वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद पता चल गया होगा। भैया परफॉर्मेंस एनालिसिस से क्या होगा? परफॉर्मेंस एनालिसिस से यह होगा कि आप पता कर पाएंगे आसानी से कि भैया किस में दिक्कत है, किस विभाग में दिक्कत है। हर विभाग की जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग एनालाइज होती है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कंपेयर किया जा सकता है। वीक जो डिपार्टमेंट है उनको इंप्रूव किया जा सकता है, तो ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी यहां पे बढ़ सकती है। सिंपल सी बात है, बताओ बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एग्जाम्पल के साथ इस चीज को जरा हम कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, कौन सा लॉस में है, किसको भैया इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे चौथे एमसीक्यू की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो एलोकेशन है वो क्यों किया जाता है? सुनिएगा, देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉपर किसी एक विभाग से जुड़े नहीं होते। अब भैया जैसे आपका कोई रेंट है वो एक अलग चीज हो गई, है ना, सैलरी है वो एक अलग चीज हो गई। तो ये सब चीजें जो है इसलिए की जाती है कि ताकि भैया हमें पता चलता रहे कि कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है एक्चुअल में, है ना। जैसे आप लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो इसको सुन लो, सभी जो डिपार्टमेंट में बांटने के लिए जो चीजें हैं वो की जाती हैं, ठीक है। अब सैलरी है, अब आप पूरा अपना हिसाब लगाते हैं। जैसे मंथली आपकी तनख्वाह आती है तो आप लगाते हैं कि भाई इतना जो है वो राशन में जाएगा, इतना जो है वो घर खर्ची में जाएगा, है ना, इतना जो है आपके घूमने में, इतना कपड़ों में जाएगा। तो इन सब के लिए जो है एक प्रॉपर एलोकेशन होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है जैसे रेंट है, सैलरी है, सीधे किसी एक विभाग से जुड़े नहीं होते मेरे भाई, है ना। इन्हें उचित बेसिस पर डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, ठीक है। इससे जो है वो सही प्रॉफिट निकलता है। आपको पता चल जाएगा भैया कि आपने कितना बचाया, कितना सेविंग की है, और फेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो इस तरीके से मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छे फेयर तरीके से हो जाता है। तो ये तरीका जो है मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीका होना चाहिए किसका? एलोकेशन का। चलेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि रेंट को फ्लोर एरिया के अनुसार बांट देना, है ना। जो रेंट है वो फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग बांट देना। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग की तरफ आपको लेकर के जाएंगे मेरे भाई। 5 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आधार क्या होता है भैया? उचित बेसिस होते हैं। मैंने अभी आपको एक टर्म यहाँ पे यूज किया था उचित बेसिस का, है ना। इन्हें उचित बेसिस पर डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, ध्यान रखना भाई, है ना, उचित बेसिस पर। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन समझ लो। देखिए जो एलोकेशन होता है वो आपका लॉजिकल बेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसी चीज़ें करते जाएं, नहीं, लॉजिक से सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे भैया एरिया है, सेल्स है, टाइम है। अब देखो जैसे हम सेल्स को यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लो, तो उससे आपको उसकी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए जैसे सेल्स रेशियो है उसके अनुसार जो है एक्सपेंसेस बांटना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो खर्चे बांटना कि भैया हमारी जो बिक्री है वो किस हिसाब से हो रही, कोई दुकानदार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलेंगे, अब इससे होगा क्या? इससे भैया आपकी जो फेयरनेस है वो बनी रहेगी, है ना। और गलत एलोकेशन क्या होगा भैया? प्रॉफिट ही गलत दिखेगा, है ना। चलेंगे, बात करेंगे 6 नंबर एमसीक्यू की। ब्रांच अकाउंट का अर्थ क्या है? पहले तो ब्रांच अकाउंट समझ लो। ब्रांच अकाउंट देखिए एक होता है हेड ऑफिस। क्या होता है? हेड ऑफिस। अब उसकी होती है बहुत सारी ब्रांचेस, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस। जैसे एक बेंगलोर में है, ठीक है, एक बेंगलोर में है, एक तमिलनाडु में है, एक लखनऊ में है ना, उत्तर प्रदेश में, एक एमपी के पन्ना में है, सतना में है, ठीक है, और एक तरीके से देखा कि भैया एक दिल्ली में है। तो इन सबके जो अकाउंट होते हैं, इन ब्रांचेस के जो अकाउंट होते हैं, है ना, वो सब को कहते हैं ब्रांच अकाउंट, ठीक है। और इन सब की जो जानकारी पूरी रखता है वो हेड ऑफिस रखता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो बिजनेस यूनिट है उसी को कह रहे हैं भैया कि जो बिजनेस आपने सेटअप किया है तो वो क्या है, अलग अलग स्थान पर बिजनेस यूनिट जो है वो ब्रांच अकाउंट को दर्शाता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे समझ लो एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए ब्रांच जो है मुख्य ऑफिस से अलग स्थान पर होता है। ब्रांच क्या है भैया? मेन जो आपका ऑफिस है उससे अलग स्थान पर होंगी, और यह बिजनेस का विस्तार करने के लिए ये चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। इसकी अकाउंटिंग अलग से की जाती है और हेड ऑफिस यहाँ पे कंट्रोल रखता है। सिंपल सी बात है। चलेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझ लो
कि भैया दिल्ली में जैसे हेड ऑफिस है तो लखनऊ में इसकी ब्रांच है, ठीक है। अब लखनऊ में ब्रांच है, बेंगलोर में ब्रांच है, तमाम तरीके की जो ब्रांचेस हैं उसकी हो सकती हैं। तो हेड ऑफिस एक जगह रहेगा, बाकी ब्रांचेस इसकी फैली रहेंगी। जैसे पेड़ एक है तो उसकी शाखाएं बहुत सारी हैं। 7 नंबर का एमसीक्यू है कि ब्रांच अकाउंट का जो उद्देश्य है भैया वो क्यों होता है ना, क्या उद्देश्य होता है ब्रांच अकाउंट का, क्यों इन्हें बनाया जाता है। तो सिंपल सा इनके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यही उद्देश्य है कि ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो जानने के लिए हम ब्रांच अकाउंट को बनाते हैं कि भाई फलानी ब्रांच जो है वो कितनी फायदा में है, कौन सी ब्रांच जो है वो नुकसान में है ना। हर ब्रांच का प्रॉफिट लॉस अलग से पता चलता है। परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्यूट यहाँ से होती है। कंट्रोल करना और मॉनिटरिंग करना यहाँ पे बहुत आसान होती है। जो एक्सपेंशन है डिसीजन में मदद मिलती है भैया, और अच्छे तरीके से हम समझ पाते हैं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट है, माफ़ करना, कौन सी जो ब्रांच है वो हमारी लॉस में चल रही, कौन सी किसको हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एग्जांपल समझ लो कि मुंबई ब्रांच जो है वो प्रॉफिट में है और दिल्ली ब्रांच जो है वो लॉस में चल रही। और हेड ऑफिस अगर देखें इसका कि मान लो भाई मुंबई के पुणे में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं और इसका पूरा कंट्रोल कौन रखेगा, हेड ऑफिस रखेगा जो पुणे में है ना, वही मॉनिटरिंग करेगा, उसी को अच्छे से चलाएगा। 8 नंबर का एमसीक्यू आपकी डिस्प्ले पे आप समझेंगे कि भाई ब्रांच का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर होता है। ब्रांच के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर चीज़ें होती हैं, मतलब जो खाता है उसका किस प्रकार का नेचर है। अब खाता के नेचर का अगर हम देखें तो किस तरह से, जैसे डिपार्टमेंट, सुन लो पहले, ब्रांचेस की अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर जो है वो चीज़ें क्लासिफाई की जाती हैं। जैसे जो डिपेंडेंट है ब्रांच या इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो इस तरह से देखते हैं, और अकाउंटिंग मेथड इनके अलग अलग होते हैं। कंट्रोल करना और रिपोर्टिंग करना ये सब चीज़ें आसान होती हैं, है ना। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लो, जैसे कोई डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसका पूरा कंट्रोल जो है वो हेड ऑफिस के पास होता है ना। अब हेड ऑफिस क्या करेगा भैया, हेड ऑफिस करेगा कि भाई अपने हिसाब से इन चीज़ों को करेगा, और ये क्या करेगा, जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो भाई बेसिक सी इंफॉर्मेशन वगैरह रखेगी, बाकी पूरा जो कंट्रोल है, मॉनिटरिंग है, वो अच्छे तरीके से हेड ऑफिस के हाथ में ही होगा, ठीक है। अब 9 नंबर के प्रश्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सुन लो, डिपेंडेंट ब्रांच की जो विशेषता है वो क्या होती है। तो डिपेंडेंट ब्रांच की अगर विशेषता देखें भैया तो हेड ऑफिस का पूरा कंट्रोल होता है। मैंने अभी आपको बताया है ना, क्या होता है, हेड ऑफिस का कंट्रोल होता है। जैसे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो कि डिपेंडेंट ब्रांच जो है उसकी अकाउंटिंग जो है वो पूरी हेड ऑफिस करता है। कौन करता है, हेड ऑफिस ही डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करता है। ब्रांच क्या करता है, केवल बेसिक रिकॉर्ड यहाँ पे रखता है, और फुल जो कंट्रोल है वो एचओ यानी कि हेड ऑफिस के पास होता है। स्मॉल ब्रांचेस में ये चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब यहाँ समझ लो, जैसे डेली सेल्स रिपोर्ट है वो किसको भेजी जाती है, तो आपने कहा हेड ऑफिस को भेजी जाती है। अब जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें ऐसा होता है कि भाई पूरा मंथली में बेचते हैं, मंथ में बेचते हैं, मंथ के एंड में या साल के एंड में बेचते हैं, तो इस तरह से या 6 महीने में बेचते हैं, तो वो अपना रखते हैं वहाँ। और इनमें क्या होता है भाई, डेली भेजना होता है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो पूरा एचओ के पास होता है, हेड ऑफिस के पास होता है। 10 नंबर का एमसीक्यू है ना आपकी डिस्प्ले पे, समझिएगा भाई। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जो टाइम जिनके पास कमी है भैया, वो नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, उनको नोट्स नहीं बना पा रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे नोट्स आप ले लें तो भैया 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप नोट्स हमसे ले सकते हैं भैया। एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स जिनमें हम मैराथन इंक्लूड करते हैं, न्यूमेरिकल की अगर ज़रूरत है तो न्यूमेरिकल क्लासेस भी इंक्लूड करते हैं, और चारों यूनिट जो हैं आपकी सब कुछ इंक्लूड करके हम मात्र 100 रुपये में ये चीज़ें आपको देते हैं, ठीक है। और क्लास नोट्स ही प्रॉपर होते हैं, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे। और भाई बहुत सारे बच्चे तो हमसे ये भी कहेंगे कि सर आप पैसे मांग रहे हैं, भाई पैसे नहीं मांग रहे, ये जो है भाई जो टाइप वगैरह करते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो वॉन बीटा का काम करते हैं, ठीक है। तो आप बढ़िया आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठो और लिखते चले जाओ, तो ये चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। चलेंगे, इंडिपेंडेंट जो ब्रांचेस हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं भाई। इंडिपेंडेंट जो ब्रांचेस हैं उनकी विशेषता होती है कि खुद अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या है, उनकी जो अकाउंटिंग है वो कौन करता है, तो आपने कहा हेड ऑफिस करता है। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग तो भैया वो खुद अपनी अकाउंटिंग करते हैं। चलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी जो बुक्स हैं वो खुद मेंटेन करता है, और डिपेंडेंट भैया वो हेड ऑफिस पे डिपेंड रहेगा। तो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ये बनाता है, हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजता है।
ठीक है। अब हेड ऑफिस को तो दोनों ही रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि मंथ के एंड में भेजे, है ना, या फिर वीक के एंड में भेजे, या 15 दिन में भेजे, इस तरह से। और इसमें क्या है, उसमें आपको डिपेंडेंट जो ब्रांचेस रहती हैं उसमें आपको रोज भेजनी होती है, डेली भेजनी होती है। तो लार्ज ब्रांचेस में ये चीज़ें कॉमन होती हैं, और वो चीज़ें, वो जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं वो मतलब ऐसे कि जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनमें। एग्जांपल समझ लो, जैसे विक सिटी ब्रांच जो है वो अपना अकाउंट खुद बनाता है, खुद चीज़ें हैंडल करता है। बात करेंगे 11 नंबर एमसीक्यू की। डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक डिसएडवांटेज क्या है वो आपको बताना है। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होते हैं भैया, समय और लागत जो है वो यहाँ पे अधिक लगती है डिपार्टमेंटल अकाउंट का, यही एक मैं कहूँ, है ना। चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। समझ लो कि सेपरेट अकाउंटिंग करने में टाइम लगता है। सेपरेट मतलब अलग अलग विभाग के जो अलग अलग खाते हैं, टाइम तो लगेगा ही, कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो स्टाफ है वो स्किल्ड की ज़रूरत पड़ती है। आप इसमें अनस्किल्ड जो स्टाफ है वो नहीं रख सकते। स्मॉल बिजनेस के लिए ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनमें भाई चीज़ें कर सकते हैं आसानी के साथ। अब एग्जांपल से समझ लो कि हर डिपार्टमेंट का अलग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं, है ना, टाइम अधिक ले सकती हैं, कॉस्ट अधिक ले सकती हैं, और स्किल्ड जो वर्कर हैं उनकी नीड यहाँ पे हो सकती है। 12 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे। भाई साहब सब्सक्राइब आप हमें कर सकते हैं। अपने परिवार एमएस शिवम के साथ आप जुड़ सकते हैं। हम आपके 3 साल काम आएंगे, है ना। ऐसा नहीं केवल हम आपको सेकंड सेमेस्टर ही पढ़ा रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब कुछ पढ़ाते हैं भैया, और बहुत तगड़ी अपनी क्लास होती है। जिनने हमसे पहले पढ़ा होगा उनको इस बात का अंदाजा होगा कि भाई चीज़ें सीधे सीधे एग्जाम में आपको फंसा के मैं दिखा देता हूँ। तो परेशान होने की भाई जरूरत नहीं है, विश्वास के साथ आप जुड़े रहो, है ना, और जुड़ जाओ। जो जिनने पहली बार चैनल विजिट किया है भैया जुड़ जाओ, हम आपके 3 साल काम आएंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने बीकॉम से। बात करेंगे 12 नंबर एमसीक्यू की। डिपार्टमेंटल अकाउंट में जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो क्यों उपयोग होता है, बताओ। भाई साहब सिंपल सी बात, पहले ये समझ लो कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है वो ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब पैसे जो हैं वो ट्रांसफर करेंगे, कब करेंगे, जब करेंगे भैया जब आप एक चीज़ किसी को दूसरे को दे देंगे, है ना। जैसे भैया कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं कहूँ क्वालिटी डिपार्टमेंट है, और ये अपना कुछ भी सामान जो है, कुछ जो गुड्स है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भेज रहा है। अब जब इसको भेजेगा तो ये क्या करेगा बदले में भैया, ये पैसे भेज देगा इसको, है ना। ये क्या करेगा, पैसे भेज देगा, और जब इसको ज़रूरत होगी तो ये इसे भेजेगा, इसको होगी तो ये इसे भेजेगा। तो इस तरह से जो चीज़ है वो चलती है। सुनिए, अब ट्रांसफ़र जो प्राइसिंग है तो वो इसीलिए की जाती है कि जो एक डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट को क्या भेजता है, अपना जो सामान है वो भेजता है। सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट के बीच गुड्स ट्रांसफ़र के लिए जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि एक एक बात हम आपके माइंड में बहुत तगड़े तरीके से फिट करते चल रहे होंगे। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो गुड ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए जो है वो प्राइसिंग की जाती है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। उनके लिए प्राइस तय करना भी जरूरी होता है। सही प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं, और इंटरनल कंट्रोल जो है यहाँ से मजबूत होता है। अब एग्जांपल समझ लो, डिपार्टमेंट ए जो है डिपार्टमेंट बी को गुड्स बेचता है, गुड्स मतलब सामान बेचता है, तब वो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है। चलेंगे 13 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे सुन लो। भाई ब्रांच अकाउंट में स्टॉक रिवर्स जो है वो क्यों बनाया जाता है। भाई अगर स्टॉक रिवर्स की हम बात करें तो ये बनाया जाता है कि अनरियलाइज जो प्रॉफिट है उनको हटाने के लिए जो है वो स्टॉक रिवर्स बनाए जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे भाई हेड ऑफिस से भेजे गए गुड्स में प्रॉफिट शामिल होता है ना। अब हेड ऑफिस से अगर कोई भी भाई सामान अगर ब्रांच को भेजता है तो उसमें प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है शामिल हो गई। वह प्रॉफिट अभी क्या है, रियलाइज्ड नहीं होता, बाद में ये चीज़ें रियलाइज होती हैं। इसलिए स्टॉक रिवर्स बनाकर उसे हटाया जाता है सही प्रॉफिट दिखाने के लिए, ताकि भाई चीज़ें जो हैं अब जब रियलाइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि उसी में इंक्लूड वो चीज़ें होती हैं। तब जब उसको हटा देते हैं स्टॉक रिवर्स के माध्यम से, तब फिर जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल दिखने लगता है। अब यहाँ पे समझ लो एग्जांपल के साथ। देखिए हेड ऑफिस जो है अब एक कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है भैया, मैं आपको कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, यूनिट 2 जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि भाई जो सीधी सीधी जो प्राइस होती है। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस जो अपनी जो प्राइस है वो प्रॉफिट को जोड़ के रखेगा। तो जब प्रॉफिट जोड़ के रखेगा तो सीधी सीधी जो प्राइस है उससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होगी। हेड ऑफिस की प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी, है ना। अब इसको अब ये तुरंत तो दिखेगा नहीं, तो ये अनरियलाइज होगा। तो रियलाइज बनाने के लिए इसको रिवर्स स्टॉक प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, प्रॉपर जो प्रॉफिट है कितना हुआ है वो दिखने लगता है। सिंपल सी बात है। बात करेंगे 14 नंबर एमसीक्यू की, आपके डिस्प्ले पर रहेगा। भाई साहब बता देना कि सच में आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और किस यूनिवर्सिटी से आप वीडियो देख रहे हैं ये चीज़ जरूर कमेंट करना मेरे भाई।
ठीक है। बात करेंगे 14 नंबर एमसीक्यू की, ब्रांच अकाउंट का कौन सा मेथड अधिक उपयोगी होता है। तो भैया अगर अधिक उपयोगी वाले मेथड की हम बात कर लें तो भैया डेबिटर मेथड जो है वो अधिक उपयोगी होता है। अच्छा, डेबिटर मेथड से आप क्या समझ रहे हैं, पहले तो आप ये बताओ डेबिटर समझते हैं कि नहीं समझते। डेबिटर्स होते हैं देनदार। क्या होते हैं? देनदार। अब देनदार क्या है? देनदार भैया कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कस्टमर भी आपका हो सकता है, कोई जो आपकी संस्था है वो हो सकती है भैया, जिन्होंने कोई भी एक व्यवसाय है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस है, उससे कोई भी माल लिया, कोई भी सेवाएं ली, है ना, कोई भी जो चीज़ उनने लिया है वो उधार अगर उनने ली है, कैसी ली? उधार अगर उनने वो वस्तु ली है और उनका भुगतान करना उनका बाकी है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं डेब्टर्स। क्या कहते हैं? डेब्टर्स। तो ब्रांच अकाउंट में जो है, ब्रांच अकाउंट में क्या होता है कि भैया डेब्टर मेथड बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों होता है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहे हैं। देखिए, डेब्टर मेथड सबसे कॉमन और आसान है। इससे क्या होता है कि इसमें ब्रांच का पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता है। अब डेब्टर मेथड में पूरा, अब देखिए जितने भी देनदार हैं, चाहे भैया कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, या फिर क्या हो, कोई भी ग्राहक कस्टमर हो, इनने कोई सर्विस ली हो, है ना, कोई माल लिया हो, तो उन्हें सबकी जो अलग अलग जो उनका रिकॉर्ड है वो यहाँ पे रखा जाता है। तो सबसे बढ़िया मेथड इसीलिए इसको माना जाता है। किसमें भैया? ब्रांच अकाउंट में। ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अभी हम आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं जिसमें ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंट अकाउंट इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके माइंड में एक चीज़ हो सकता है कि ये चीज़ हौस पौस हो रही हो, तो हम हौस पौस कुछ नहीं होने देंगे, सब चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे भाई। अब सुन लो, स्मॉल ब्रांचेस जो होती हैं भाई उनके लिए उपयुक्त होता है, और इसमें क्या है भैया, प्रॉफिट आसानी से निकल जाता है। अब एग्जाम्पल समझ लो, जैसे जो डेब्टर्स हैं, ठीक है, अब उनका कैश है भैया, कितना स्टॉक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रैक होती हैं। और एक बात हमें आप बताओ, जो डेब्टर्स होते हैं वो बताओ, इनको करंट एसेट मानते हैं कि नहीं मानते? भाई मानते हैं। क्यों मानते हैं? अकाउंटिंग में जो है वो डेब्टर्स को करंट एसेट इसलिए माना जाता है कि भैया फ्यूचर में जो इनसे भाई नगद राशि जो है वो प्राप्त होनी होती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई खा के भाग जाएगा, है ना। अब जो बेईमानी है वो फिर अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। 15 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट, इनमें क्या अंतर है भैया, इनका अंतर आप बता दो हमें। तो इनके अंतर की अगर हम बात करें तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिवीजन इसमें हम रखेंगे। क्यों रखेंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल जो अकाउंट होते हैं, सुनो, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होते हैं वो एक स्थान पर अलग अलग विभाग होते हैं, एक स्थान पर अलग अलग विभाग। अब एक स्थान पर अलग अलग विभाग कैसे भैया? जिसमें हो सकता है टेक्सटाइल विभाग हो, ठीक है, टेक्सटाइल विभाग हो। अब और नेक्स्ट हो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी वाला डिपार्टमेंट हो। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, असेंबलिंग डिपार्टमेंट हो। लेकिन ये होगा कहाँ? तो ये होगा एक ही जगह पे। अब ब्रांचेस में क्या होता है? ब्रांचेस में होगा कि भाई एक जगह पे नहीं होगा। इसमें क्या है, जैसे इसका हेड ऑफिस तो हुआ दिल्ली, हेड ऑफिस कहाँ हो गया? दिल्ली हो गया। लेकिन हेड ऑफिस दिल्ली होने के साथ साथ इसकी तमाम जो ब्रांचेस हैं वो भाई बहुत जगह में फैली हुई हैं, है ना। बेंगलोर में है, कोलकाता में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम जगह इसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं। तो ये क्या है? ये हो गया आपके ब्रांचेस अकाउंट। सिंपल सी बात है। तो आपको ये बात माइंड में क्लियर हुई होगी कि डिपार्टमेंट अकाउंट जो होते हैं वो एक स्थान पर अलग अलग विभाग उनमें होते हैं, और ब्रांचेस अकाउंट में भैया अलग अलग स्थान पर जो है अलग अलग यूनिट्स होती हैं। सुन लो, जैसे डिपार्टमेंट है एक ही स्थान पर अलग अलग विभाग, और ब्रांचेस में क्या होता है? अलग अलग स्थान पर यूनिट्स। तो डिपार्टमेंट इंटरनल डिवीजन है और ब्रांचेस जो है वो एक्सटर्नल एक्सपेंशन है। समझ गए कि नहीं? क्यों है? डिपार्टमेंट में इंटरनल इसलिए है क्योंकि एक ही स्थान पर होगा, वहीं सब चीज़ें चल रही हैं, और ये एक्सटर्नल क्योंकि बाहरी चीज़ें हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, जैसे मॉल में जो सेक्शंस हैं तो वो डिपार्टमेंट में बटे होते हैं। अब अलग शहर की जो शॉप है वो क्या है? वो ब्रांच ही होगी ना, अलग शहर की जो शॉप होगी। अब ब्रांच का मतलब ऐसा ना समझ लेना कि बैंक से आप रिलेट कर जाओ। चलेंगे 16 नंबर एमसीक्यू की बात करेंगे। आप वैसे कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 16 नंबर का एमसीक्यू है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट में गुड्स ट्रांसफर जो है, यानी कि जो इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, उसका क्या प्रभाव होता है? तो भैया उसके अगर प्रभाव की बात करें तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पे उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये प्रॉफिट इसमें ऐड है, और बाद में फिर उसको, अब सुन लो, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो तो चीज़ें क्लियर होंगी। जब 1 से 2 लाइन में हम चीज़ें क्लियर करेंगे। सुन लो, देखिए, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भैया जो कोई सामान या गुड्स जो है भाई साहब भेजा जाता है, तो ट्रांसफर प्राइस में प्रॉफिट जो है वो शामिल हो सकता है। यह प्रॉफिट वास्तव में रियलाइज नहीं होता, क्योंकि ये एक्सटर्नल सेल्स नहीं हुई है
है ना। एक्सटर्नल सेल्स क्यों नहीं हुई है? क्योंकि भैया अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही मतलब फैक्ट्री में, अपनी ही कंपनी में चीज़ें चल रही हैं, बस विभाग दूसरा है मेरे भाई। तो इसमें क्या है, वो रियलाइज नहीं होता है, लेकिन बाद में इसको, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो सही प्रॉफिट दिखाने के लिए एडजस्टमेंट यानी कि स्टॉक रिवर्स करना जरूरी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए कि भाई सही प्रॉफिट दिखाने के लिए क्या जरूरी है, तो आप बता देना कि सही प्रॉफिट दिखाने के लिए जो है वो स्टॉक रिवर्स जरूरी होता है। चलेंगे अब एग्जाम्पल के साथ इस चीज को जरा क्लियर कर लो। देखिए डिपार्टमेंट ये है और डिपार्टमेंट ए ने क्या किया, डिपार्टमेंट बी को 120 रुपए में गुड्स दिए, है ना, कोई सामान दिया, और जिसकी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, अब 100 रुपए थी तो 20 रुपए उनने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन दिया 120 में, तो उसको अभी रियलाइज नहीं होगा। लेकिन भाई उसने क्या किया, 20 रुपए उसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, सिंपल सी बात है। उम्मीद करेंगे कि आपने पूरी वीडियो को फोकस के साथ देखा होगा। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 4th यूनिट बहुत जल्द आएगी, और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है आ भी चुकी होगी, क्योंकि एक क्लास में हम 1 यूनिट को कंप्लीट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लंबी अपनी क्लास है ना। 20 से 30 मिनट तक की मोस्टली क्लासेस होती हैं, और बहुत तगड़े अंदाज में चीज़ों को हम कंप्लीट करते हैं, और एक एक बात आपके माइंड में फिट कर देते हैं। भैया चीज़ों को जिंदा करने की जो क्षमता भाई साहब भगवान ने दी है, वो कहीं ना कहीं आप सबके प्यार की वजह से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। आप बताओ कि चीज़ें सच में बहुत तगड़े तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, या फिर कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप हमें बताएंगे भाई साहब, उन चीज़ों को भी हम उन चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। भाई साहब बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर आप परेशान हैं कि भाई क्लास नहीं मिल रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट की हम बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट पहले करा चुके हैं, है ना, और बहुत जल्दी PYQ, MCQ, PYQ, MCQ और प्लस में मैराथन क्लास हम लेकर के जरूर आएंगे। जहां जरूरत होगी जितनी चीज़ों की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक क्लास हम बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल ऐड करेंगे, परेशान मत होना, है ना, सब कुछ करेगा आपका भाई। बस क्या है, आपको क्या करना है, बस जुड़े रहो भाई, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है, या फिर एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना मॉडल सीरीज से कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत है। आप बढ़िया आराम से चाहें तो अपने नोट्स खुद बनाएं, या फिर आपको चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स चाहिए, आप टाइम कम है आपके पास, आप नहीं बना पा रहे हैं, तब फिर आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस क्लास को कंप्लीट किया है। फर्स्ट एड हेल्थ की क्लास जो है वो हमने आपको पहले दी थी, और बहुत जल्द नई क्लासेस भी आपको मिलेंगी जो आपका माइनर है ना, को सर्कुलर है। बताओ जरूर कि क्लास आपको लगी कैसी है, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए थे तो ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लेना, है ना। जब हमने ये अपना परिवार बनाया था, गरीब से गरीब तबके के बच्चों के लिए हमने ये अपना परिवार एमएस से बनाया था भाई, और यही सोच करके हमने ये परिवार अपना बनाया था कि भाई जो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं उनके मुंह पे तमाचे का काम करेगी अपनी ये वीडियो, है ना। भाई साहब यूट्यूब पर आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से, फ्री में पढ़ाते हैं, ना ही अपना कोई ऐप लॉन्च हमने किया है, ना हम कभी ऐप लॉन्च अपना करेंगे। फ्री में पढ़ाएंगे भाई साहब, ये जिद समझ लो या राष्ट्रभक्ति समझ लो। ठीक है, बताओ जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, और क्या सच में पूरी यूट्यूब पर क्लास दमदार है या नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था। ठीक है, और एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, बता जरूर देना किस यूनिवर्सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं। राधे राधे, सीताराम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर कि आप नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। राधे राधे।